हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम एक कोट के साथ इसकी शुरुआत करते हैं कि कभी भी किसी को उसके कपड़ों के अकॉर्डिंग जज नहीं करना चाहिए कि क्या उसकी नॉलेज है, क्या उसकी हैसियत है। ठीक है ना। तो ये लाइफ में हमेशा याद रखिएगा कि आप हमेशा एक लीनियर वे में काम करते रहें, कभी भी आपकी वजह से किसी को हर्ट ना हो। ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपकी जो क्वेरीज़ हैं वो देखते हैं। इन्होंने लिखा है, हेलो सर, quite fortunate to learn investing from you in such simple manner. Hearing you gives me courage to think big. I have one question. I am 25-year-old, have an education loan. Should I think for preparing loans and then start investing for investing all in surplus money? देखिए, आपके पास अगर लोन है ना, तो मेरी सलाह ये वित्तीय सलाह है जो मैं एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप अपने लोन्स को कवर अप कीजिए। ठीक है ना। इन्वेस्टिंग सेकंड थिंग है। इन्वेस्टिंग उस तब की जाती है जब एक्सेस मनी होती है। जब मन ही अगर लोन पे है तो पहले आपको लोन प्रीपे करना चाहिए, उसके बाद आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। होता है कई बार कि आपकी जो आदतें हैं वो इस तरह की नहीं है कि अपन आप बचा सको। ठीक है ना। होता है ये चीज़, तो आपको अपनी हैबिट में बदलाव लाना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप अपने लोन को प्रीपे कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टिंग की सोचिए। ठीक है ना। आगे चलते हैं। सर, कैन वी चूज बैंक स्टॉक्स ओवर अदर सेक्टर फॉर लो रिस्क एंड स्टडी रिटर्न्स? आई हैव ICICI, SBI, HDFC, IDFC फर्स्ट, सेंट्रल बैंक, फेडरल बैंक। देखिए, मैं क्या करता हूँ इसमें, किसी भी मैं कभी पहली बात तो बैंक चूज़ ही नहीं करता, क्योंकि बैंक्स में क्या होता है ना कि आप रिटर्न नहीं बना सकते। मतलब मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप खुद एक स्टेट माइंड ऑफ स्टेट से सोचिए कि बैंक्स का बिजनेस मॉडल क्या है। आप खुद सोच के देखिए। आप एक बैंक में जाइए, किसी पर्पज़ के लिए जाइए, 5-10 मिनट वहाँ बैठ के आइए और वहाँ देखिए कि वहाँ फंक्शनिंग कैसे हो रही है, वहाँ बिज़नेस कैसे डेवलप किया जा रहा है। क्योंकि बैंक्स में लोगों की आवाजाही ख़त्म हो गई है। जितने ये UPI का ट्रांजेक्शन्स बढ़े हैं, जितने ये ऑनलाइन चीज़ें बढ़ी हैं ना, उस हिसाब से बैंक में लोगों का जाना ख़त्म सा हो गया है। जब बैंक में जाना ख़त्म हो गया है तो बिल्कुल ही उनमें जो बिज़नेस था वो भी डेवलप होना बंद हो गया है। वो बिज़नेस बैंक किस हिसाब से चल रहा है, उनका धंधा लोन्स की वजह से, जो इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, डीमैट वगैरह जो सेल करते हैं उसकी कमीशन की वजह से, इन वजह से चल रहा है, जो मैं इनको सस्टेनेबल नहीं मानता हूँ। तो मैं इन चीज़ बैंकों से दूर रहता हूँ। ठीक है ना। बाकी आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत। आगे चलते हैं। आई एम फ्रॉम दिल्ली, वॉचिंग योर वीडियो डेली। थैंक यू सर, थैंक यू। वैसे भी वो काफ़ी टाइम से वीडियो आई नहीं थी, अब से मैं कोशिश करूँगा कि डेली वीडियो आई जाए। ठीक है ना। आई सिंसियरली appreciate your invaluable contribution in sharing an abundance of knowledge with us. While my question may not be directly related to stocks, I am eager to gain insight on understanding the business model of a company. ये अच्छा सवाल है। ठीक है। Furthermore, I would like to inquire about the potential benefit of pursuing an MBA in enhancing our understanding of business, considering my background in BTech thus far. ठीक है। इन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे, एक एक करके इनका जवाब देता है। पहला इनका सवाल था कि अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस मॉडल ऑफ ए कंपनी। ठीक है। देखिए, बिजनेस मॉडल किसी का कंपनी का अंडरस्टैंड करने का सीधा सिंपल तरीका है। आपको उस कंपनी की वेबसाइट पे जाना है, उसके प्रोडक्ट्स सेक्शन में जाना है, आपको पता लग जाएगा कंपनी क्या धंधा कर रही है, क्या बेच रही है, क्या बिज़नेस कर रही है। ठीक है ना। इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि फ्यूचर में उसकी नीड है या नहीं है, कितना सस्टेन करेगा, कितनी उसमें ग्रोथ अभी बाकी है, कितना उसका कंपटीशन है, सब एक ही बार में आपको पता लग जाएगा। तो बिज़नेस मॉडल समझने के लिए मेरे को नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आने वाली है। सेकंड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि फर्दर मोर आई वुड लाइक टू इनक्वायर अबाउट द पोटेंशियल बेनिफिट फॉर ऑफ परसुइंग एन MBA, एनहांसिंग एंड और आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, कंसिडरिंग माई बैकग्राउंड इन BTech दस फार। देखिए, आप BTech करके MBA कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल कुछ भी करके जा सकता है। अगर आपके पास अगर नॉलेज इंटरेस्ट हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। BTech मायने नहीं रखता। फिर आप BTech से MBA में जा रहे हो, यानी कि कहीं ना कहीं फाइनेंस के फील्ड में आ रहे हो। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके पास मतलब डीप इंटरेस्ट हो ना किसी भी चीज़ को करने के लिए, कि हाँ मेरे को इस पर्पज़ से, पैसे की पर्पज़ से नहीं, इंटरेस्ट है, फिर फ़र्क नहीं पड़ता उसके लिए आपको पैसे मिल रहे नहीं मिल रहे हैं। अगर आपके अंदर वो इंटरेस्ट है, वो हैबिट है कि मैं इसको परस्यू कर सकता हूँ, तो आप MBA बिंदास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट पाइथन प्रोग्रामिंग में भी काफ़ी लोग हायर ऐसे किए जाते हैं जो फाइनेंस के अंदर जिनको पाइथन आती हो। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इनका है, लास्टली आई एम क्यूरियस टू नो हाउ यू अप्रोच एनालाइजिंग बिजनेस ड्यूरिंग योर इनिशियल पीरियड।
शुरुआती समय में आप कैसे अपने कैसे बिजनेस को एनालिसिस करते थे? देखो, आप बिजनेस चाहे शुरुआती समय में चाहे अभी की बात हो, हम बिजनेस को एनालाइज करने का तरीका वही है कि हम जो Skinner.in की जो वेबसाइट है उनको फॉलो करते हैं। सेकेंडली दूसरा है कि वहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक भी मिल जाता है, तुरंत वेबसाइट पे चले जाते हैं, प्रोडक्ट्स देख लेते हैं, कंपनी का ग्रोथ का आइडिया लग जाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट बेच रही है, इसमें क्या ग्रोथ हो सकती है। अगर प्रोडक्ट ही समझ में नहीं आता ना, हम उस कंपनी को आगे पढ़ते भी नहीं है, ठीक है ना, तो फिर उस कंपनी को वहीं ड्रॉप आउट कर देते हैं। आगे चलते, शैल आई नीड टू इम्प्रूव स्किल्स इन सर्टेन एरियाज ऑफ फॉर बिजनेस एनालिसिस। इम्प्रूव, अगर आपको स्किल इम्प्रूव करनी है तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने में इम्प्रूव कीजिए, आप बिज़नेस के एरियाज़ को समझिए, आप ये समझिए कि बिज़नेस कैसे वर्क करता है, वो चीज़ समझ सकते हैं, तो आप इन सेक्टर में स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं एक मिनट साथ में ये लिखता भी जाऊँ कि कौन सी कंपनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, भाई अगला क्या क्वेश्चन है। सर, आई एम वॉचिंग योर वीडियो सिंस 1 month, नेवर मिस्ड अ वीडियो, अर्लियर आई वॉज स्कैर्ड टू स्टॉक मार्केट बट नाउ आई लव इट जस्ट बिकॉज ऑफ योर मोटिवेशन। आई हैव invested recently in Infosys, TVS Motor, Mankind Pharma, SRF, Varun Beverages from my FD. What to do next? Please give me some view on SRF. देखिए क्या होता है ना, आपने जितने भी इन्वेस्टेड किया ना, जितने भी कंपनीज इन्वेस्ट किया, सारी लार्ज कैप कंपनीज है, स्मॉल कैप मिड कैप भी नहीं, सीधे लार्ज कैप कंपनीज है। तो आप लार्ज कैप कंपनी में मान के चलिए 12 to 15% रिटर्न मिल जाएगा। और जिस हिसाब से आपने कंपनियाँ बताई हैं, इन्फोसिस, TVS मोटर्स, मैनकाइंड फार्मा, SRF, वरुण बेवरेजेस और FD से आपने पैसा लगाया, तो आपने बहुत अच्छी जगह पैसा लगाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ क्या चीज़ सही है क्या गलत है। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से रिकमेंडेशन लेनी है, ठीक है। और इन्होंने आज ये भी पूछा है कि SRF पे क्या व्यू है। देखो, SRF में क्या होना है ना, अभी क्या है कि सेम केमिकल सेक्टर में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड चल रहा है और थोड़ा थोड़ा वो मतलब ख़त्म सा होने लग गया है, क्योंकि अब धीरे धीरे चीज़ें पटरी पे आने लग गई हैं। कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही है और US भी अपनी जो इकोनॉमी है उसको भी काफ़ी रिटेन कर पा रहा है। इस वजह से फार्मा सेक्टर भी काफ़ी अब बूम पे आ रहे हैं उनका। अगर आप इंडेक्स देखोगे तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। लव यू सेंस ऑफ ह्यूमर सर, आई हैव ओनली 5 स्टॉक इन माई पोर्टफोलियो एज यू टीच अस फॉर entertainment purpose. How much CAGR should I expect in long term of minimum 6 years? इन्होंने 6 शेयरों के नाम लिए हैं, टाटा एलेक्सी, KPIT, KEI, शेफलर और एस्ट्रल, ठीक है ना। हाउ मच, देखो ये जो कंपनी आपने ली है ना, ये सारी की सारी कंपनियाँ अच्छी कंपनी ली हैं। मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बार बार डिस्क्लेमर डालना पड़ रहा है, ठीक है। मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल ये बता रहा हूँ लॉन्ग। आपने बोला कि मिनिमम 6 साल में कितना % रिटर्न आएगा, मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मिनिमम कोई भी एज अ रिसर्च एनालिस्ट ये गारंटी नहीं कर सकता कि वो कितना मिनिमम रिटर्न देगा। बस वो ये इंश्योर कर सकता है कि हाँ आपने जो पैसा है वो सही जगह डाल रखा है कि नहीं डाल रखा है, पर वो गारंटी नहीं कर सकता कि इतना हमें मिल ही जाएगा, ठीक है ना। पर आपने अच्छी कंपनी में डाल रखा है, इसलिए डोंट वरी। नेक्स्ट सवाल है, सर आई एम बिग फैन ऑफ यू, वॉच योर वीडियोज एवरीडे विदाउट मिस, यू बिकम पार्ट ऑफ माई लाइफ। माई क्वेश्चन इज दैट आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट 10 lakhs in 3 stocks, Latent View, KPIT, Happiest Minds. Need your guidance. Are these goods to invest or need to change any company which can good return in 10 years at least 1 crore? मतलब इनको इन्वेस्ट करने हैं, कितने इन्वेस्ट करने हैं, 3 स्टॉक्स में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं और इनको कम से भी कम 10 साल में 1 करोड़ रुपए बनाना है, यानी कि लगभग लगभग हो गया 10 गुना हो गया 10 साल के अंदर, ठीक है। बन जाता है अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्टेड हो तो बन जाता है, ठीक है ना। पर आपने जो कंपनियाँ बोली, लेटेंट व्यू, KPIT, हैप्पीस्ट माइंड्स, अच्छी कंपनी है, क्योंकि मैं रिस्ट्रिक्शन की वजह से कोई कंपनी का सजेशन नहीं दे सकता, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ना ही मैं कोई सजेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पूरी सेबी गाइडलाइंस को फॉलो करता हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूँगा। बस आपने जो इन तीनों कंपनियाँ बताई ये अच्छी कंपनियाँ हैं, मैं बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ सकते हैं। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहता है। रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी भी है, क्योंकि होता क्या है ना कि आप जो लोग देख रहे हो ना, उसमें काफ़ी लोग मतलब अपना पैसा, कहते हैं ना, गल्ले पे बैठा इंसान है, मतलब पेटी पे है। और मेरे एक वर्ड बोलने से या मेरे एक कंपनी को बताने से अगर आपने उसमें डाल दिया और उसमें आपका पैसा डूब गया, तो आपका, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, पर आपका बहुत पैसा वो चला जाएगा, आपकी पूरी जीवन भर की पूंजी जा सकती है। इस वजह से सेबी ने केवल एक पॉजिटिव व्यू की वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, ठीक है। हेलो सर, आई लिसन टू योर मॉर्निंग रिपोर्ट डेली वाइल ड्राइविंग टू ऑफिस, देन लिसन टू
शो वाइल ड्राइविंग बैक होम इन द इवनिंग, क्वालिटी टाइम प्लस एंटरटेनमेंट, 2 birds in 1 stone। क्वेश्चन है उनका, नॉट डिस्क्लोजिंग माई नेम ऑन पर्पस। ओके ओके ओके, ठीक है आगे। आई एम 40 years of age, आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग फ्रॉम लास्ट ईयर एंड हैव पोर्टफोलियो ऑफ 65 lakhs। अच्छा पोर्टफोलियो सर आपका। आई एम मोस्टली होल्डिंग मिड एंड स्मॉल कैप्स, आई कैन एडिशनली इन्वेस्ट 75,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं वो। वेल आई एबल टू बी फाइनेंशियली फ्री एंड रिटायर फ्रॉम माई जॉब इन नेक्स्ट 10 years। बिल्कुल। देखो क्या होता है ना, रिटायरमेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, मैं आपको बताऊं फ्रेंकली। देखो आपकी अगर एक्सपेक्टेशन हाई रहेगी ना, तो ऐसा भी हो सकता है आप कभी रिटायर नहीं हो। एक 100 करोड़ वाला बंदा भी कि अगर एक्सपेक्टेशन 5,000 करोड़ वाली है तो कभी रिटायर नहीं होगा। वहीं अगर 1 लाख रुपए का अगर कोई महीने कमा रहा है और वो सोच रहा है कि मैं 1 करोड़ में रिटायरमेंट ले लूँ, तो वो रिटायरमेंट हो सकता है। आपकी एक्सपेक्टेशन डिसाइड करती है कि आप रिटायरमेंट क्या कब लेना चाहते हो। आप अपने खर्चों को, अपने एक्सपेंसेस को एक बार गो थ्रू कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि आप एज के हिसाब से रिटायरमेंट नहीं होता, आपको अपने एक्सपेंसेस के हिसाब से रिटायरमेंट होना चाहिए कि यार ऐसे एक्सपेंसेस जो मैं करना चाहता हूँ और जो मेरे हो रहे हैं, उनको अगर किसी इन्वेस्टमेंट के थ्रू पूरा सपोर्ट मिल रहा है तो वो कहलाता है कि हाँ आप रिटायरमेंट ले सकते हो। बट जब तक नहीं ले सकते, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो इन्होंने बोला है कि मैं 75,000 रुपये एक्स्ट्रा डालता हूँ, और फिर उन्होंने बोला कि मैं फाइनेंशियली फ्री एंड रिटायर हो जाऊंगा माई जॉब इन नेक्स्ट 10 years। आई आल्सो विश टू बाय अ न्यू होम फ्रॉम बिफोर और आफ्टर रिटायरमेंट बाय सेलिंग 2 BHK दैट आई ओन करंटली। प्लीज़ एडवाइज ऑन व्हाट शुड बी माई स्ट्रेटेजी। देखिए सर क्या हो रहा है ना कि आपने क्या करा कि 2 BHK अभी ओन कर रखा है और आपने नया घर लेना चाह रहे हो। तो होता क्या है ना, जब भी अपन पुराना घर बेच के नया घर लेते हैं ना, तो मिनिमम से मिनिमम अपन 1.5 से 2 गुना वैल्यू देते हैं, 1.5 से 2 गुना पैसा देते हैं। आप ये बात जानते हो। और मुझे ये भी नहीं पता कि आपके जो करंट 2 BHK है उसकी वैल्यू कितनी है, आप जो नया खरीदने वाले हो उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ आप कर पाओगे कि रिटायरमेंट, क्योंकि आपका जो जिस हिसाब से दिख रहा है ना कि आप जो 2 BHK शिफ्ट हो गए नया घर, तो आप हर चीज़ का कैलकुलेट कीजिए। हर चीज़ का है ना कैलकुलेशन की जाती है, हवा में कोई बात नहीं होती। कोई भी चीज़ को आप कैलकुलेट कीजिए कि आज मैं अगर कोई चीज़ ले रहा हूँ तो उसकी वैल्यूएशन क्या है, फ्यूचर में उसकी क्या वैल्यूएशन होगी, ठीक है ना। तो हर चीज़ को कैलकुलेट किया जाता है। मैं यहाँ से आपको बैठ के केवल 3 लाइन आपने लिख दी है, उससे मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता कि क्या होगा। या तो आप पर्सनली मेरे को फ़ोन कीजिए या पर्सनली मेरे को ईमेल कीजिए, तब मैं आपको कुछ हेल्प कर पाऊँगा, पूरी डिटेल जान पाऊँगा। ऐसे मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। सर योर विजडम एंड स्टोरीज आर फ्रॉम माई योर वेरी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग। सर हाई आजो डेट द सेम सोल्ड ऑफ एम 22 से 25 लाख एंड, अच्छा म्यूचुअल फंड इन्होंने सोल्ड किया था 22 से 25 लाख एंड बॉट होम, और उसके घर खरीद लिया था। बट आफ्टर वॉचिंग योर वीडियो आई कुड वेट 3-4 more years इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड लेट मनी ग्रो। माई क्वेश्चन, मतलब इन्होंने ये कहने का तात्पर्य है, इनका विचार बन रहा था कि उनके पास म्यूचुअल फंड में 25 लाख रुपए पड़े हैं घर खरीदने के लिए, पर इन्होंने मेरी वीडियो देखी तो इनको लगा कि यार 3 से 4 साल और वेट कर लेना चाहिए, तो हो सकता है कि मेरी मनी जो है वो काफ़ी ग्रो कर जाए। तो हाउ मच आई शुड इन्वेस्ट फॉर माई 5-year-old किड फॉर हायर एजुकेशन, कंसिडरिंग फ्यूचर कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट टू हु आर वॉचिंग 25th टाइम, ठीक है ना। ओवरसीज़ एजुकेशन, ठीक है भाई 25 लाख है ना, 25 लाख अगर आप ओवरसीज़ यानी मतलब आप मतलब बाहर की कंट्रीज़ में अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हो और आपके पास करंटली 25 लाख का वो है। एक तो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि अपन अपने जो बेस है ना, बेस से ऊंचे ही चलते हैं हमेशा, मतलब बेस पर रहना कोई नहीं चाहता। किसी पर 10 करोड़ होगा ना, वो खर्चे ही 20 करोड़ 25 करोड़ वाले देखेगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपने इन्वेस्टिंग की दुनिया में, या कहूँ अपने लोगों के अंदर कि यार जो बेस है ना उसका, जैसे कोई इंसान 1-2 लाख रुपये महीना कमा रहा है तो वो हैरियर खरीद के लिए आता है। यार हैरियर खरीदना क्या ज़रूरी था क्या उसके लिए? नहीं ना। चाहता तो चलो घर खरीद लेता, चलो उसकी भी कुछ वैल्यू निकल जाती है, इंट्रेंसिक वैल्यू, पर उसके लिए वो गाड़ी खरीदना वो ज़रूरी था क्या, 20 लाख की गाड़ी लेना? पर नहीं, बोले कि पता क्या क्या वो दे दी जाती है, इस उम्र में नहीं किया तो कब किया। तो वो चीज़ होती है कि, और रही बात आपकी, आपने बोला कि 25 लाख रुपए हैं और मैं 5 साल का मेरा बच्चा है और मैं उनको विदेश पढ़ाने के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहता हूँ और 3 और 4 साल के लिए इन्वेस्टेड भी रहना चाहता हूँ, तो क्या किया जाए सर? देखिए यार इसमें क्या होता है ना कि आपकी, मेरे को ये पता नहीं है सैलरी कितनी है कि आप कितना हर महीने और इन्वेस्ट कर सकते हो। आपने जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहिए, अपनी SIP को बढ़ा दीजिए, और मैं कोई इन्वेस्ट वो नहीं कह रहा हूँ, बस आप कुछ ना कुछ करते रहिए, ठीक है ना। और रही बात घर खरीदने की, घर आप कभी भी खरीद सकते हो। अब आपके पास काफ़ी ठीक ठाक फंड हो गया है, काफ़ी तो नहीं कहूँगा, ठीक ठाक फंड हो गया है,
इतने में पर आता नहीं है आज के ज़माने में, पर इतने में ज़मीन भी नहीं आएगी जितना आपने इकट्ठा किया है। पर ठीक है, एक बात वही तो चक्कर है ना कि आपने तो इकट्ठा कर लिया 25 लाख रुपए, फिर ऊपर से आप कह रहे हो कि विदेश भी जाना है बच्चे के पढ़ाई के लिए। तो मतलब ख्वाहिशें भी कोई अंत नहीं है भाई। मैंने जब से मतलब लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनना चालू किया ना, मैंने ये देख रहा हूँ कि लोगों की ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं है। 150 करोड़ वाला भी की ख्वाहिश भी बहुत अच्छी लेवल की है, और एक 10,000 रुपये वाले की ख्वाहिश भी बहुत अच्छे लेवल की है। और वो क्यों और कहते हैं कि है ना बस इतना हो जाए तो है ना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं कहता हूँ उनका उतना भी हो जाएगा ना तब भी कुछ अच्छा नहीं होगा, उनकी ख्वाहिशें 10 गुना और बढ़ जाएंगी। अगर 10,000 वाले बंदे को अगर आप 1 लाख रुपए महीने दे दो तो उसकी ख्वाहिश वापस वो 2 लाख 3 लाख वाली ख्वाहिशों में चेंज हो जाएगी। तो ये चीज़ कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है। तो ये अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक किसी चीज़ को खुश हो। Once inspired by your shows and practical approach to investing, I have last week invested in Vision 2030, 12 लाख रुपए डाल दिए और 8 लाख इसमें डाल दिए। माई क्वेश्चन इज रिगार्डिंग बलमा लॉरी। बाई गॉड, नहीं पहले क्या होता ना, जब हमने इन्वेस्टिंग चालू की थी तो पहले हमने वैल्यू पे फोकस रहते थे कि यार वैल्यू जिस कंपनी में अच्छी हो, जिसकी वैल्यूशन अच्छी निकल रही हो कि अगर आज वो कंपनी बंद हो जाए तो अपने पैसे तो मिल जाए, वैल्यू पे फोकस थे। फिर हम वैल्यू से हट के फिर ग्रोथ पे फोकस हुए। वही हमने वो सिलसिला चालू किया जो सिलसिला वॉरेन बफेट ने चालू किया था कि वॉरेन बफेट पहले वैल्यू पे फोकस थे, फिर वो ग्रोथ पे शिफ्ट हुए। ठीक है ना, अपन को उस जर्नी का पता नहीं, मैंने भी वो किताब पढ़ी, पर मैं भी उस चीज़ किताब से केवल ये सीख पाया कि ग्रोथ पे फोकस रहना चाहिए, पर वो जर्नी जीनी भी ज़रूरी है। क्यों ग्रोथ पे फोकस होना चाहिए वैल्यू के बजाय? क्योंकि वैल्यू एक आज जो बैलेंस शीट दिख रही है ना वो उस दिन तक की बैलेंस शीट है जिस दिन वो बनाई जा रही है। यानी लगभग अगर 31 मार्च को बन रही है तो 31 मार्च की पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, नॉट ए पीरियड ऑफ टाइम। बैलेंस शीट बनती है पॉइंट ऑफ टाइम की, उस डे की बैलेंस शीट बनती है कि उस दिन अपने बिजनेस में क्या संपत्ति क्या लाइबिलिटीज़ है। P&L में क्या होता है, पूरे जो फाइनेंशियल ईयर है, पूरे फाइनेंशियल ईयर, उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या उसका बिजनेस में हुआ है वो बनता है। ठीक है ना, तो इसलिए वैल्यू पे आपने जो बलवान लॉरी बता रहे हो, होल्ड अबाउट 1500 सिंस लास्ट 3 साल से होल्ड कर रखे हो, एवरेज प्राइस है 130 की। तो शेयर हैज़ नॉट सिग्निफिकेंट मूव इन लास्ट से 5 ईयर्स, नहीं मूव करेगा भाई, आप निकल जाइए उससे। मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बट जो है मैं जो बोल रहा हूँ वो है जो है। ठीक है ना, आप समझ जाइए बस, वो ग्रोथ पे फोकस कीजिए। कंपनी में सबसे पहले देखो, किसी भी कंपनी का सबसे गुरु मंत्र क्या है पता है? कंपनी में धंधा बढ़ना चाहिए। अगर कंपनी में धंधा नहीं बढ़ रहा ना, वो कंपनी चाहे सोना बेच रही हो, चांदी बेच रही हो, चाहे कुछ भी कर रही हो, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, तो धंधा बढ़ना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है। ठीक है, अब ये मत कह देना कि सर इन्वेस्टमेंट कंपनी में भी धंधा बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ दूर भाई, मैं भी कह रहा हूँ, क्योंकि वो कब आपका पैसा पूरा गायब कर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। वो क्या होता है ना, उनमें लो पोल क्या है, वो एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा दिखाते हैं कि वो इन्वेस्टर को कभी पैसे चुका ही नहीं पाते। वो खुद ही एक्सपेंस, क्योंकि आप कभी नोटिस करना इन्वेस्टमेंट कंपनीज के केस में जो मालिक होते हैं ना, वो इतनी ज़्यादा सैलरीज उठा रहे होते हैं, इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं कि जो उस कंपनी का ओरिजिनल इन्वेस्टर है ना, छोटा रिटेल इन्वेस्टर, उसको पता ही नहीं चल रहा होता है यार कंपनी बढ़ क्यों नहीं रही, क्या चक्कर है, इन्वेस्टमेंट कंपनी बढ़ क्यों नहीं रही, यार बढ़ेगी कैसे, पूरा पैसा तो वो एक्सपेंसेस के रूप में दिखा रहे हैं। तो वो चीज़ है। आगे चलते हैं। योर एबिलिटी टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स फाइनेंस टर्म विथ लूसिड एनालॉजी इज बोथ इम्प्रेसिव एंड हिलेरियस। आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन। पूछिए सर। Could you please explain how to invest in US stock like Tesla, Nvidia or any other goods US stock from India? How you invest in such stock? काफ़ी ब्रोकर हैं जो आपको US में स्टॉक खरीदने की वो देते हैं सहूलियत, जिसमें मैं नाम बताना चाहूँ तो ग्रो है, IND मनी है, कुछ सिक्योरिटीज़ जैसे SDFC भी है, तो देते हैं, काफ़ी लोग देते हैं आज के टाइम में। तो काफ़ी ईजी भी हो गया है, बट ध्यान रखना विड्रॉल के समय काफ़ी फीस भी लगती है। अगर आप छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हो तो मैं कहूँगा दूर रहिए। हाँ, आपके पास अगर अच्छा खासा पैसा है तो ठीक है, फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हेलो सर, प्रे टू गॉड दैट यू सून रीच 1 मिलियन सब्सक्राइबर टू योर यूट्यूब चैनल। अरे अभी तो कहाँ, यू आर द बेस्ट टीचर, वॉच योर वीडियो डेली। With the increase of subscriber, negative comments will also increase. Please don't give attention to those and continue like the way you are doing. Thank you sir, thank you. ठीक है, What you told about Marwari morning walkers in Kolkata is absolutely correct. ठीक है ठीक है, कोई क्वेश्चन लेना चाहता हूँ मैं, कोई क्वेश्चन, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाए ना उतना अच्छा है।
हाँ, इन्होंने अच्छा क्वेश्चन पूछा शायद। सर जी प्रणाम। योर इनसाइट आर वैल्यूबल फॉर अस फॉर द लाइफ टाइम। माई क्वेश्चन इज when you say to keep number of stock in single digit in one portfolio and I like 13-15 stocks, so can I take 6-7 stocks in one demat and other 6-7 other stock? How is this strategy? मैं क्या होता है ना कि किसी इन्वेस्टर ने बोल दिया कि आपको अपने पोर्टफोलियो में 6 से 7 स्टॉक रखना है, तो इन्होंने, अब इंडियन लोग जुगाड़ू तो होते ही हैं, इन्होंने क्या कहा कि एक डीमेट में 6-7 रख लेता हूँ, दूसरे डीमेट में 6-7 रख लेता हूँ। अरे पोर्टफोलियो का मतलब है आपका जो टोटल पैसा है उसमें 6-7 स्टॉक्स में आपका पैसा रहना चाहिए, ऐसा वो इन्वेस्टर कहता है। आपने तो उसका अलग ही तोड़ निकाल दिया कि ना एक डीमेट में 6-7 स्टॉक रख लेता हूँ एक डीमेट में, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और रही बात 13-15 स्टॉक भी बुरे नहीं होते हैं, आप आराम से रख सकते हो, बस उसका इंडेक्स नहीं बनाना है, ठीक है ना। तो रख सकते हो आराम से, क्योंकि कंपनियाँ क्या है ना काफ़ी है। होता क्या है ना कि कोई कंपनी कब चल रही है, कोई कंपनी कब चल रही है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि राइट टाइम टू बाय, बस ये चीज़ का ध्यान रखें। बाकी पैसा हर अच्छी कंपनी में बनेगा। जो लोग जितनी भी कंपनियाँ आज के 20 साल पहले जितनी भी कंपनियाँ सस्टेन करती थी और जितनी कंपनियाँ उनमें से आज सस्टेन कर रही हैं, उनमें सब में पैसा बना है। अगर आपके पास निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज 20 साल पहले थी और उनमें से आज भी टॉप 50 कंपनीज है, तो मतलब पैसा बना है, अच्छी कंपनियों में पैसा बना है। फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास स्टॉक्स कितने हैं, धंधा बढ़ रहा है, कंपनी उठाओ, रिकमेंडेशन नहीं है। आगे चलते हैं। ओके, इन्होंने पूछा है आपको सदर चरणम स्पर्श, यू आर डूइंग इन कमांडेबल जॉब फॉर रिटेल पीपल, आई वॉच योर एवरी वीडियो एंड लर्न ए लॉट, साइज इज स्मॉल एंड आई हैव स्टॉक्स लाइक वरुण वीवरेजेस इनके पास, रेमंड, इंडसइंड बैंक, टाटा एलेक्सी, टीटी के प्रेस्टीज, बजाज फाइनेंस, पॉलीकैब। व्हाट रिटर्न शुड आई एक्सपेक्ट फॉर 10 ईयर्स? 10 सालों के लिए, 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा समय है, बिल्कुल सही इन्वेस्ट कीजिए। और अपना जितना जब लंबा हो सके ना उतना लंबा विज़न बनाइए। सीधी मेहनत करनी है, अगर जीतना है ना तो लॉन्ग टर्म में ही जीतना है, नहीं तो कोई जीतने का फ़ायदा नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि बीमारियाँ होंगी और कुछ नहीं होने वाला, वो कमाई कोई काम की नहीं है, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म में रहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कीजिए, बिंदास रहिए, बाकी दूसरे काम करते रहिए, ठीक है। और इन्होंने जो बोला है वरुण वीवरेजेस, देखिए मैं इशारा कर रहा हूँ, समझ जाइए, ठीक है ना, क्योंकि बोलने की आज़ादी नहीं है, ठीक है। वरुण वीवरेजेस, रेमंड, इंडसइंड बैंक, टाटा एलेक्सी, टीटी के प्रेस्टीज, बजाज फाइनेंस, पॉलीकैब, ठीक है। बस यही पूछा इन्होंने, ठीक है, तो आप समझ जाइए जो मैंने कहा, ठीक है ना। बस आज इतना ही रखते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ले लिए हैं अपन ने। आपके कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की फाइनेंस रिलेटेड, आप कमेंट कीजिए। चाहे आपको इंश्योरेंस में दिक्कत आ रही हो, किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही हो, कमेंट कीजिए, कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट करेंगे मिल के, ठीक है। और कुछ बताइए, और कुछ क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।